वेलकम डियर फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन जो आपका है नेशनल इनकम का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको न्यूमेरिकल टर्म में पूछ सकते हैं और थ्योरी की टर्म में तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो जीडीपी एंड वेलफेयर, एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर और इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो क्या लिमिटेशंस हैं कि जीडीपी को हम वेलफेयर का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वेलफेयर का मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कंपोनेंट लेना है। एक 4 लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज अ मेजर और इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री। तो यहाँ पर वेलफेयर का मतलब बता दिया। ठीक है, और जीडीपी में जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, उसके आधार पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो आते हैं और वस्तुओं को के मॉनेटरी वैल्यू को लेते हैं हम। ठीक है, तो उसमें किन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, किन चीज़ों का उसमें इंक्लूजन नहीं होता है, उसी के आधार पर हम अपना इसको हम बताते हैं कि क्या कमियां हैं जीडीपी को बेटर वेलफेयर नहीं मानने के पीछे। तो ये पहला है। पहली बात, वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग अमंग द पीपल। ठीक है, मटेरियल वेल बीइंग, ठीक है, भौतिक सुख सुविधाओं का की पर्याप्तता ऑफ सो हायर जीडीपी इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, तो क्या होगा, जीडीपी इज जनरली टेकन एज अ ग्रेटर वेलफेयर ऑफ कंट्री। जीडीपी हाई है तो लोगों का वेलफेयर ऐसा होगा, ज़्यादा होगा, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं। हाउएवर दिस जनरलाइजेशन मे नॉट बी करेक्ट ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशंस। तो जी नीचे लिमिटेशंस दी गई, इसके कारण वो सही नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, it is possible that with the rise in GDP, inequalities in the distribution of income may also increase. ठीक है, distribution of GDP, तो it is possible that with the rise in GDP, GDP बढ़ेगा तो inequalities of distribution of income may also increase, तो inequalities of income भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा जनरली होता है। चेंज इन प्राइस, इफ़ इंक्रीज इन जीडीपी इज़ ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, अगर मूल्यों में बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइस बढ़ गया तेजी से तो जीडीपी की वैल्यू बढ़ गई, तो पी इंटू क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब जीडीपी में प्राइस के कारण भी बढ़ोतरी हो सकती है और क्वांटिटी के कारण बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर प्राइस के कारण बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, तो वो फिजिकल आउटपुट में नहीं बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रॉपर नहीं होगा, तो वेलफेयर कहाँ से बढ़ेगा। उसी बात को लिखा गया है, इफ़ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, देन इट विल नॉट बी अ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। दूसरा है हमारा, तीसरा पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स लाइक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ are not included in GDP due to non availability of data। ठीक है, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। जो हाउस वाइफ हैं उनकी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है जीडीपी में। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में सेलिंग नहीं होती, उसकी मार्केटेबल गुड्स नहीं होता है वो, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा उसका कुछ है भी नहीं। हाउएवर सच एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर, जबकि तो अगर उनके हाउस वाइफ के कंट्रीब्यूशन को नहीं जोड़ा जा रहा है तो जीडीपी नेचुरली कम होगा। ठीक है, उसी बात को, इसलिए जीडीपी के द्वारा वेलफेयर को नहीं मेजर किया जा सकता, केवल जीडीपी। एक्सटर्नलिटीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग से ही पूछता है कि व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है, तो जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एक्सटर्नलिटीज़, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको हम नहीं लेते हैं एक्सटर्नलिटीज़ को। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज़ में जैसे मान लो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जांपल है कि इंडस्ट्री जहाँ खोला गया वहाँ पर स्कूल्स भी खोल दिए गए, सड़कें बना दी गई, ये पॉजिटिव है, पेड़ लगा दिए गए, है ना। निगेटिव क्या है कि इंडस्ट्री ओपन की गई तो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो निगेटिव हो गया। तो ये तो एक्सटर्नलिटीज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, चेंज इन प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है ना, ये हमने लिमिटेशंस के रूप में दिया है। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है जिसको हम फोकस करते हैं हमारे, ताकि हमारा 100% रिजल्ट हो जाए, वो है मनी एंड बैंकिंग। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख लेंगे, मनी का मीनिंग तैयार कर लेंगे, मीनिंग ऑफ मनी तैयार कर लेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी क्या है,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, मनी सप्लाई को आप देख लें, ये मनी सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम में जब मेजर किया जाएगा किसी चीज़ को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कौन कौन से हैं? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। अब यहाँ पर देखिए टर्म डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो टर्म डिपॉजिट्स क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, इसको यहाँ पर तैयार कर लेंगे हम। आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ देता हूँ। दिस डिपॉजिट्स आर ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। टर्म डिपॉजिट्स क्या होता है? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। डिपॉजिट्स कैन नॉट बी विदड्रॉन मनी एज एंड व्हेन नीडेड। जब कभी ज़रूरत हो तो हम तुरंत विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर टर्म डिपॉजिट्स है वो तो एक फिक्स टर्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, या आपका जो ओपनिंग करते समय जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए थे उसको फुलफिल बैंक नहीं करेगा, कट कर लेगा कुछ में। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? दीज आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है। मनी इज डिमांडेड, डिपॉजिट्स कैन बी विदड्रॉन एज एंड व्हेन नीडेड। जब कभी जरूरत हो निकाल सकते हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कभी, आप बस पॉइंट्स देख लें। बैंक ऑफ इशूइंग नोट, रिजर्व बैंक नोट इशू करता है। इससे कई फ़ायदे हैं, क्योस नहीं होता है, ट्रस्ट वर्दी से बना होता है सिस्टम में। बैंक टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक होता है, जिससे हमारे लिए कमर्शियल बैंक होता है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक होता है। बैंकर्स बैंक सारे बैंकों का, इसको मैं हमेशा एक लैंग्वेज में बोलता हूँ कि दादा बैंक, है ना। जब हर जगह से हो जाता है बैंक निराश, तब जाता है आरबीआई के पास, ऐसा करके याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये बाकी इसके जो जो फंक्शंस हैं उसको अलग दिया गया है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स ऑफर्स लोन टू द कमर्शियल बैंक, ये सारी चीज़ें पॉइंट हैं, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, बैंक क्या करता है? वो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। कमर्शियल बैंक रेट क्या है? जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है, ठीक है। इसके बाद डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये सारा आप फ्लो चार्ट उसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद रेपो रेट है, जिसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है कमर्शियल बैंक को। कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें बैंक अपने डिमांड टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा जो है वो आरबीआई के पास जमा करते हैं, एसएलआर अपने पास रखते हैं बैंक। तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे इम्पैक्ट करता है मनी सप्लाई को, यहाँ पर दिखा सकता है। इसके बाद मार्केट ऑपरेशन है, बैंकिंग ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। इसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। लास्ट मोमेंट रिवीजन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट होगा। चलिए ठीक है, हम इसको मनी बैंकिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।